हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन कंपनी के बारे में। और ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। और द गुड थिंग इज़ कि ये अभी ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम, और एट द एंड हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अभी होल्ड करना चाहिए, बाई करना चाहिए, या फिर सेल आउट करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई पर्सनल ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी का जन्म कब हुआ था। तो कंपनी बनी थी 2008 में। और इसी के साथ साथ जो कंपनी ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेटअप वगैरह किया था वो गुजरात में किया था, और अभी भी कंपनी गुजरात में ही एग्जिस्ट करती है। गुजरात से ही मोस्टली कंपनी का काम होता है, जितना भी हमें इस कंपनी का सेटअप दिखाई देता है। और इसी के साथ अगर हम देखें कि कंपनी के बिज़नेस वर्टिकल्स क्या क्या हैं जिसमें कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, तो दो मेन वर्टिकल्स में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, जो कि आईपीपी और सीपीपी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। बेसिकली आईपीपी में कंपनी क्या करती है कि पूरा का पूरा सेटअप खुद करती है। दैट मीन्स जो इनके रिन्यूएबल प्लांट्स होते हैं, सोलर प्लांट हो गए, देन आपके विंड प्लांट हो गए, जितने भी प्लांट्स होते हैं खुद ही पूरा सेटअप करती है। उसके बाद उसको ऑपरेट भी खुद ही करती है, और एट द एंड उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको ये सेल आउट करते हैं, जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो भी उसको बाई करना चाहती हैं। तो ये आईपीपी के थ्रू इनका पूरा प्रोसेस होता है। और सीपीपी में कंपनी क्या करती है, सीपीपी में कंपनी जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज़ होती हैं जिनको रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो उनके लिए खुद पूरा प्लांट सेटअप करती हैं, और उसको ऑपरेट करके ऑपरेशनल मोड में ले आके वो हैंड ओवर कर देती हैं जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज़ होती हैं उनको, जिनको भी रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें सीपीपी में ये। और इसी के साथ अगर हम देखें तो अभी कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने के बारे में भी सोच रही है। और अभी एट द मोमेंट कंपनी के 33 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी चल रहे हैं। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के आने वाले टाइम में प्लान्स हैं कि वो अदर स्टेट्स में भी एक्सपेंड करेगी। बट एट द मोमेंट उसके जो ऑपरेशनल साइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही अवेलेबल हैं, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। देन कंपनी का जो एम है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं सोलर और हाइब्रिड से ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये सोलर और हाइब्रिड सेगमेंट से ही प्रोड्यूस होते हैं जो गुजरात के अंदर है। और अभी के टाइम पे रिटर्न ऑन इक्विटी और मार्जिन्स पे आप देखेंगे तो वन ऑफ द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोड्यूसर है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। देन यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी के डाइवर्सिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो कंपनी खुद ही काफ़ी वर्सटाइल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का है अंडर केपीआई एनर्जी ग्रीन। इसमें आप देखोगे तो 40+ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्राइज होकर कंपनी पूरी बनी हुई है। एंड डाइवर्स रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है, जिसमें से दिस मीन्स कि मतलब मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं जिसमें कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें सोलर विंड हाइब्रिड आता है। तो काफ़ी वर्सटाइल तरीके से कंपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं। और इसी में अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमको की बिजनेस इंटरेस्ट इसके दिखेंगे कंपनी के, कि किस किस एरिया में कंपनी काम करती है, बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हमको देखने को मिल जाएगा सोलर एनर्जी, जिसमें जो सोलर पैनल्स होते हैं उसको लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। देन विंड एनर्जी, जिसमें विंड साइकिल्स लगाई जाती है, विंड्स फैंस जो होते हैं, और उसके थ्रू ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। देन हाइब्रिड एनर्जी रहती है, जिसमें कि बोथ विंड और सोलर का कॉम्बिनेशन होता है, उससे ये प्रोड्यूस करते हैं। और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। एंड देन ग्रीन हाइड्रोजन पे भी कंपनी का कामकाज नज़र आता है हमें। देन इनका ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज रहती है, जो कि वेलफेयर सर्विसेज होती हैं, उस पर भी कंपनी काम करती दिखाई देती है। और टोटल जो मेजरली इनके ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ हैं वो यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। जैसे केपी एनर्जी लिमिटेड है, ये एक इनका एंटिटी ग्रुप है जिस पे कंपनी मेनली फोकस करती है अपना विंड इंडस्ट्री पे। मोस्टली सोलर और विंड एनर्जी में ही काम करते हुए दिखाई देती है एंटिटी, जो कि सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। देन जो सेकंड एंटिटी है वो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए होती है, और इसमें भी सोलर विंड और हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम होते हैं। देन जो तीसरी एंटिटी है वो केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है, और ये अगेन सोशल वेलफेयर के लिए कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। तो जो इनकी पहली एंटिटी है केपी एनर्जी लिमिटेड, ये फाउंड हुई थी 2010 में। और इसमें आप देखोगे तो इन्होंने जो बीओपी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली बैलेंस ऑफ प्लांट करके बोलते हैं इस टर्मिनोलॉजी को। जो जो मतलब जो जितने भी इनके प्लांट्स हैं उससे जो सोल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें इंक्लूड होते हैं इनके पावर प्रोजेक्ट्स और विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, और ये भी गुजरात में अवेलेबल है। तो इसमें आप देखोगे तो अभी तक इनके पास टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कैपेसिटी है 1012 मेगावाट की इनके पास अवेलेबल प्रोजेक्ट्स है, और 831 मेगावाट इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और इसमें जो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें 523 ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस एनर्जी से ये प्रोड्यूस करते हैं, जो आईपीपी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं ये। और उसमें जो विंड से और सोलर से क्यूमुलेटिव आईपीपी के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं वो 19 मेगावाट का है जो ये प्रोड्यूस करते हैं। इतनी कैपेसिटी है इनके पास जिससे ये प्रोड्यूस करते जाते हैं। देन जो सेकंड एंटिटी है वो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड करके है, और ये फाउंड हुई थी 2001 में। और इसमें आप देखोगे तो इनके जो ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो दबासा में है और कुरल में है। और एक नई इनकी फैसिलिटी खुलने वाली है जो कि माथर में है, भरूच में। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। दो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और एक और इनकी नई ब्रांच खुलने वाली है। और इसी के साथ आप देखोगे तो कुरल के अंदर 39,000 प्लस की इनकी
कैपेसिटी है जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं, और 53,000 प्लस की कैपेसिटी ऑपरेशनल कैपेसिटी है जो कि लवासा डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही साथ इसमें जो प्रपोज्ड है, जो नई खुलने वाली है, तो वो काफ़ी बड़ी ये साइट अपनी खोलने वाले हैं, जिसमें 2,94,000 प्लस कैपेसिटी के बेसिस पे प्रोड्यूस करेगा जब भी ये खुलेगा। और इसी के साथ साथ आप देखोगे तो ये जो क्यूमुलेटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3,86,000 है, जो ये तीनों का मिला के बनेगा जब ये पूरा इनका नया प्लांट खुल जाएगा। और थर्ड एंटिटी जो है इनकी, वो केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है, जो कि 2015 में फाउंड हुई थी, और ये सोशल वेलफेयर है, एनजीओ के टाइप से काम करती हुई नज़र आती है। तो इसमें जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती है कंपनी, वो आप यहाँ पे एट अ ग्लांस देख सकते हैं। देन एक बार कंपनी के फुटप्रिंट्स पे नज़र डालते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ ऑलरेडी अपना काम कर रही है। सो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के पास 2,217 एकड़ से भी ज़्यादा का लैंड बैंक अवेलेबल है, और ये आने वाले पोटेंशियल न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए भी है, जिस पे कंपनी अपना काम करते हुए दिखाई देगी। और द गुड थिंग इज़ कंपनी ने 2 MOU साइन करे हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ में ही, जिसमें ये इन्वेस्ट करने वाली है 17,690 करोड़। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। और इसका जो अभी के हिसाब से प्रेजेंस है, वो आपको ये 5 स्टेट ऑफ गुजरात 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ इनके 33 साइट्स हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशनल हैं। सो इसमें आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके 23 टोटल साइट्स अवेलेबल थे, जिसमें कि 10 इन्होंने न्यू साइट्स अवेलेबल करवाए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। सो फाइनेंशियल ईयर 2024 में आप देखोगे तो टोटल इनके जो साइट्स हैं वो 33 हो गई हैं। और एक बार कंपनी की ऑर्डर बुक पे भी नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर बुक अगर देखें तो सीपीपी और ईपीसी की जो ऑर्डर बुक है वो कंटिन्यूसली ग्रो हुई है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन। और इसमें आप देखोगे तो 512 करोड़ हो गई है फरवरी 2023 तक, जो कि मई 2022 में 350 करोड़ की थी। और कंपनी ने MOU भी साइन किया है एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड के साथ में। और बेसिकली ये MOU जो साइन किया है, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का काम इनको मिला हुआ है अंडर सीपीपी, जिसमें ये पूरा इस्टेब्लिश करके साइट हैंड ओवर करेंगे। और इसी के साथ इनके जो ऑर्डर रिसीव्ड हुए हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 तक में, उसमें 88 मेगावाट प्लस का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें से 75 प्लस मेगावाट सीपीपी के थ्रू है, जो सोलर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, और 13 प्लस का मेगावाट का हाइब्रिड सीपीपी के थ्रू है। और अदर जो इनके ऑफर्स इन हैंड हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें IPP है 279 का 279 मेगावाट का, और CPP है इनके पास 60 प्लस मेगावाट का। और हाइब्रिड में अगर हम नज़र डालें तो हाइब्रिड में 185 प्लस का मेगावाट का अवेलेबल है इनके पास इन हैंड जो प्रोजेक्ट है। और एक बार कंपनी के क्लाइंट्स पे नज़र डालते हैं तो इसमें वन ऑफ द रिनोन्ड क्लाइंट्स हैं इनके पास, कैंडिला हेल्थ केयर, देन कोलोटेक्स है, एंड मेगामी ऑर्गेनिक्स है, ऑरियलॉन है। देन इसी तरीके से काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और द गुड थिंग इज़ कंपनी ने QIP के थ्रू फंड भी रेस किया था, तो Q3 में ही फंड रेस किया हुआ है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में। सो 300 करोड़ का QIP के थ्रू कंपनी ने फंड रेस किया हुआ है। देन यहाँ पे एक बार अगर नज़र डालें कंपनी के कैपेक्स प्लान के ऊपर, तो कंपनी का जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ हुआ है, जस्ट बिकॉज कंपनी ने डेप्थ फंडिंग्स कैपेक्स किया हुआ है। और वो जो कैपेक्स किया है कंपनी ने, वो इंक्रीज़ करने के लिए किया हुआ है अपनी IPP कैपेसिटीज़ को, सो दैट कंपनी एक सॉर्ट ऑफ एन्युटी बेस्ड इनकम जनरेट कर सके थ्रू IPP कैपेसिटीज़। उसी के साथ अगर हम देखें तो कंपनी ने डेप्थ फंडिंग्स कैपेक्स फाइनेंशियल 2023 में इनकट किया था, और ये जो था वो 26 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने कैपेक्स किया हुआ था। तो फ्यूचर आउटलुक पर अगर हम एक बार नज़र डालें तो इसमें हमको देखने को मिल जाएगा कि 2025 ईयर एंड तक 1000 मेगावाट का कंपनी ने प्लान किया हुआ है रीच करने के लिए। और साथ ही साथ जो एन्युटी बेस्ड इनकम जनरेट करने का कंपनी ने विजन रखा है, जो ये जनरेट करेगी अपने IPP खुद के प्लांट्स ओन करके, और उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको फिर ये सेल आउट करेगी। साथ ही साथ क्यूमुलेटिव पोर्टफोलियो का अगर टारगेट देखेंगे, जो कि पूरा सब कुछ मिला के रहेगा IPP CPP थ्रू के थ्रू, तो वो 250 मेगावाट का रहेगा 2025 तक। इसी के साथ साथ वन टाइम एंड एन्युटी बेस्ड OMS एंड लीज इनकम जनरेट करेगी कंपनी CPP के थ्रू। और क्यूमुलेटिव पोर्टफोलियो टारगेट जो है वो 750 मेगावाट का 2025 ईयर एंड तक कंपनी ने विजन रखा है। तो चलिए अभी कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर मार्केट कैप देखें तो अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी ये डिनोट होती है। इसी के साथ साथ जो करंट प्राइस है वो 350 चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सो ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट अवेलेबल है। और अगर हम कंपेयर करें स्टॉक का PE, सो अभी ऑलमोस्ट अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री पी चल रहा है उसी के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स वैल्यूएशन अभी काफ़ी चीपर साइड हो गई है इसकी, बिकॉज ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी ये करेक्टेड हुआ है। और ROE ROC आप देखोगे तो दोनों ही अभी भी डबल डिजिट में नज़र आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और डेप्थ इक्विटी देखोगे तो वो मेंटेन्ड है, बिकॉज एक से कम होना चाहिए मोस्टली, और एक से कम है, सो नॉट अ वरी ओवर हियर। और टोटल डेप्थ देखोगे आप तो 469 करोड़ का डेप्थ है कंपनी के ऊपर।
कंपनी का फेस वैल्यू 5 का है। और इसी के साथ अगर हम देखें, सो जहाँ पे थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है वो आ जाती है प्रमोटर होल्डिंग प्लेज की। सो आप यहाँ पे अगर नज़र डालोगे तो प्रमोटर होल्डिंग्स निकल के आती है 48% जो कि प्रमोटर ओन करते हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात ये आती है कि प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 45% का स्टेक अपना प्लेज कर रखा है। सो अनप्लेज जो है वो 26% के आसपास का उन्होंने अनप्लेज्ड है, और प्लेज्ड काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में प्रमोटर ने अपना प्लेज करके रखा हुआ है, जो थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। तो ये एक पॉइंट है। और और यहाँ पे अगर हम देखें कि क्वार्टर और क्वार्टर सेल्स अगर कंपनी की देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स है कंपनी की। सो हर साल हर क्वार्टर वाइज अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ा के रखा हुआ है। और 2023 तक तो कंटिन्यूस तरीके से बढ़ता ही जा रहा था कंपनी की जो सेल्स थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट यहाँ पे डिप हुआ और फिर कंपनी वापस अपने ट्रैक पे आ गई है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। इसी के साथ आप देखोगे इसका जो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है वो भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, 47-48 ऑलमोस्ट 50% के आसपास का कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन निकालती थी, बट अभी वो स्लाइटली सा रिड्यूस हुआ यहाँ पे, और फिर वापस से कंपनी ने उसको मेंटेन करने का ट्राई किया है। तो अभी कंटिन्यूसली हमको इंक्रीज दिख रहा है, ऑलमोस्ट 38% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी निकाल रही है। देन यहाँ पे अगर हम देखें जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है टैक्स वगैरह पे करने के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इसमें आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे भी कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपना प्रॉफिट निकाल पा रही है। सो ऑलमोस्ट आप देखोगे 13, 10, 22, 21 तक था, और वहाँ से जंप करते करते कंपनी ने ऑलमोस्ट 70 करोड़ का प्रॉफिट निकाला हुआ है। सो लास्ट कुछ आप क्वार्टर्स में देखोगे तो एक दो जगह हमें डिप दिख रहा है ज़रूर, बट कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। मतलब एक दो डिप अगर हटा दें तो कंसिस्टेंसी के साथ ही प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी अच्छे से मेंटेन कर पा रही है। अभी हम ईयरली बेसिस पे अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे हमें पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ईयरली डेटा ज़्यादा एक्यूरेसी हमें दिखाता है। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हमको बहुत ही अच्छे पैमाने पे जंप दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी अपने आप को ग्रो कर पा रही है सेल्स में। और सेम आप यहाँ पे देखोगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है कंपनी का वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी मेंटेन कर पा रही है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर व्हेन वी कंपेयर दी प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो कंपनी वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही है। तो यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, बट यहाँ पे स्लाइटली सा डिप आया, बट वापस से कंपनी धीरे धीरे अपना मार्जिन इंप्रूव कर रही है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग कि पिछले 3 साल से कंपनी कंसिस्टेंटली अपना जो मार्जिन है उस पर ध्यान दे रही है और उसको भी इंक्रीज़ कर रही है। देन जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है, सो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें टैक्स वगैरह पे करने के बाद भी, तो उसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे इसमें ग्रोथ दिखेगी। सो पूरी कंसिस्टेंसी है। 6 करोड़ का प्रॉफिट रहता है, वो मल्टीपल हो जाता है 22 में, 22 का होता है 43 डबल हो जाता है, 43 से 110 होता है, 110 से 162 होता है। सो पहले जिस तरीके से डबल हो पा रहा था, अभी जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा ब्रॉडर होता जा रहा है, सो उस हिसाब से प्रॉफिट को डबल कर पाना स्लाइटली सा मुश्किल रहता है कि कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही, बट स्टिल कंपनी एज दी पोटेंशियल अगर आप देखोगे 110 का जो प्रॉफिट रहता है वो 162 होता है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे 162 से 230 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी निकाल के दे रही है। तो भी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर पा रही है अपने आप को। कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रॉफिट जो है वो स्टक होकर रह गया है। देन अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें कंपनी की, तो यहाँ पे आप देखोगे जो कंपाउंडेड सेल्स रही है कंपनी की, तो 5 साल में आप देखोगे तो 97% के साथ ग्रोथ हुई है, और 3 साल में तो बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 116% के साथ ग्रोथ हुई है। देन 5 साल में प्रॉफिट देखोगे वो भी ऑलमोस्ट 100% के साथ ग्रोथ हुआ है, 3 साल में 94% के साथ में। और स्टॉक CAGR देखोगे तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने निकाल के दिया है। सो ऑलमोस्ट जो जितनी सेल्स जितना प्रॉफिट हुआ उससे कहीं ज़्यादा उसने CAGR में रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दे दिए हैं। बट 3 साल से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो 3 साल की जो पिक्चर है वो थोड़ी सी स्लाइटली सी डिफरेंट है। मतलब जिस हिसाब से सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है उस हिसाब से CAGR बेसिस पे प्रॉफिट इन्वेस्टर्स का नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड। 85% के साथ में CAGR निकाला है। सो दैट्स अगेन वेरी गुड। बट नोट करने वाली बात ये है कि ऊपर से जब 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, देन 85% का यहाँ पे हमें CAGR दिख रहा है। सो ये ऑल टाइम हाई को जब अपना फिर से रिक्लेम करेगा तो आप सोच सकते हो ये वापस से 100% के ऊपर ईजिली हो जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, 30% के ऊपर की है हर साल, चाहे 5 साल का देखो, 3 साल का देखो, या ईयरली बेसिस पे देखो। अभी यहाँ पे एक बार हम प्रमोटर होल्डिंग्स पे भी नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। पहले 54% के आसपास के प्रमोटर्स ओन करते थे, बट उन्होंने वो रिड्यूस किया है, रिड्यूस करके अभी करेंटली 48.78 जो होल्डिंग्स है प्रमोटर की वो रह गई है। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात यही है कि इवन 48% में से भी ऑलमोस्ट 45% की जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स ने प्लेज करके रखी हुई है। और FIS की आप होल्डिंग देखोगे तो FIS ने अच्छा माल उठा के रखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की FIS होल्ड करते थे, जो कि अभी हो गया है 8.85। सो पहले तो अच्छा खासा इन्होंने कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना शुरू किया, बट यहाँ पिछले अगर हम नोटिस करें 1-2 क्वार्टर से स्लाइटली सा प्रॉफिट बुकिंग करी है उन्होंने। 9.95 था जो कि 8.78 होता है, वापस उन्होंने थोड़ा सा माल उठाया है। देन इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे ध्यान दें जो हमारे DIS हैं, तो DIS की पहले बिल्कुल भी होल्डिंग्स नहीं होती थी, इवन उन्होंने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज़ करी है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइन। और जो पब्लिक की होल्डिंग्स थी 42, वो स्लाइटली से रिड्यूस होकर 40% के आसपास की होल्डिंग्स पब्लिक भी ओन करते हैं इसमें। सो द गुड थिंग इज़ कि इसमें FIS DIS दोनों की होल्डिंग्स है, बावजूद इसके कि कंपनी इतनी स्मॉल है और इसकी कैटेगरी में भी है।
और कंपनी के कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स जो कि काफ़ी रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स हैं, उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कंपनी में अपना हिस्सेदारी लिए बैठे हुए हैं, जिसमें से मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा नाम है, गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ा नाम है, एचएसबीसी, मोतीलाल ओसवाल है, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, सिटी ग्रुप है। तो काफ़ी बड़े बड़े और रिनोन्ड जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट हमें दिखाता है कि काफ़ी बड़े नाम शामिल हैं जो कि इसमें अपनी होल्डिंग्स बना के रखे हुए हैं। देन यहाँ पे अगर आप नज़र डालोगे तो इसमें आप टोटल जितना भी अभी तक इसने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल के दिया है, अगर टॉप टू बॉटम हम कैलकुलेट करें, सो इन्वेस्टर्स के पैसे इसने ऑलमोस्ट 12 टाइम्स करें। सो दैट्स अ वेरी गुड नंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे कम इन्वेस्टर्स को अपनी कमाई करा के दी हुई है। और जो आप सबसे हैरत वाली बात यह है कि ये जो टाइम हॉरिजॉन है ये केवल केवल 2 साल के अंदर के टाइम हॉरिजॉन है। तो 2 साल के अंदर इन्वेस्टर्स के पैसे इसने 12 गुना करके दिए हुए हैं। और अभी अगर हम यहाँ पे देखें, सो अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा ये करेक्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% के साथ अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। सो इसमें यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो पिछले 2 सेशन से हमें कंटिन्यूसली इसमें बाइंग दिखाई दे रही है। पहले हमें लोअर सर्किट दिख रहे थे, बट अब इसमें अपर सर्किट लगने चालू हो गए। तो पिछले 2 सेशन से इसमें लगातार हमें अपर सर्किट मिल रहे हैं और लगातार तेज़ी बनी हुई है। अभी हम इसके एक बार चार्ट पे नज़र डालते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये मैंने वीकली बेसिस पे चार्ट सेट किया हुआ है। सो अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन होना शुरू हुआ और इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 300 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। सो गिरते गिरते शेयर जब यहाँ तक पहुँच गया था तो इसने देखिए वापस अपना जो एक सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट दिया, इवन वहाँ पे जाने से पहले ही वापस से घूम गया है और अभी 2 सेशन से ये वापस से तेज़ी दिखा रहा है। और आप इसका मीडियन देखेंगे तो इसमें 50 डेज़ मूविंग एवरेज जो है और 100 डेज़ मूविंग एवरेज जो है दोनों के ही नीचे आपको अभी ये स्टॉक अवेलेबल हो रहा है। सो 350 रुपये के आसपास स्टॉक अवेलेबल है और अपने दोनों ही जो इसके हैं 100 डेज़ मूविंग एवरेज और 50 डेज़ मूविंग एवरेज उसके नीचे ही अभी हमें नज़र आ रहा है। सो दैट मीन्स काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है हमें। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो जो RSI है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। सो बहुत ही टाइम बाद अब यहाँ पे देखोगे तो 50 के नीचे RSI हमको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट मीन्स इट्स इन द बाइंग जोन। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है जिसको अगर फ्रेश एंट्री करनी है उसके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम्स जो हैं, वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे पहले आ रहे थे और अभी देखोगे आप तो वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं हमें ड्राई नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट ड्रॉ करे हुए हैं और रेसिस्टेंस भी ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे एक आइडिया देने के लिए कि इसका जो एक जो सपोर्ट निकल के आता है नियर टर्म सपोर्ट जो है वो 300 के आसपास का इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उस सपोर्ट पे जाने से पहले ही इसने वापस से पुल बैक दिखा दिया है। तो अभी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हमें इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि ये तेज़ी वाकई में तेज़ी है या फिर जस्ट एक फॉल आउट है कि 2-4 दिन तेज़ी होकर वापस से ये ड्रॉप होना शुरू कर देगा। तो अभी इस तेज़ी में नहीं फंसना है हमें, पहले हमें देखना है कि आने वाले कुछ टाइम में जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से फिर हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसका मूव कैसा रहता है, क्योंकि अभी तो मार्केट के साथ ही फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे जो इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 500 का निकल के आता है। तो हो सकता है अभी कुछ आने वाले सेशन में हमको इसी जोन में ये घूमता हुआ नजर आए, बट अनटिल अनलेस ये 300 का सपोर्ट नहीं टूटता है तो यहाँ पे वापस से अगर इसको रिक्लेम करेगा और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा तब हम समझेंगे कि ये सपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि अभी तो एक बार भी यहाँ पे पहुँचा है नहीं। बट पिछले कुछ टाइम को अगर हम देखें तो इस लेवल पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के हमें दिखाई दे रहा है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना है कि इसको रिस्पेक्ट देता है कि नहीं। और अगर हमें इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना है तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ली जा सकती है, बट अगर हमें रेस्ट एश्योर्ड होना है कि मतलब ये स्टॉक वापस से अपने पॉजिटिव जोन में आ गया है तो उसके लिए हमको 500 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा था। अब वही इसका अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो अनटिल अनलेस हमें रेस्ट एश्योर्ड होकर ही इसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये 500 का लेवल ब्रेक होता है तब इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, बट अगर किसी को रिस्क लेना है तो वो 300 के लेवल पे भी स्मॉल क्वांटिटी में बाई आउट करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम अपना अगर वीडियो कंक्लूड करें, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, इसका बिजनेस कवर कर लिया है, इसके फाइनेंशियल्स कवर कर लिए। सो अगर हम अपना वीडियो कंक्लूड करें यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कंपनी अपने ग्रोइंग फेस में है, स्मॉल कैप की कंपनी है, बट रिस्क भी इसमें उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और साथ ही साथ जिसमें रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो प्लेज करी हुई है, सो जो कि एक रिस्क फैक्टर निकल जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे तो जो इसका लोकेशन वाइज अगर जो हमने इसका एग्जिस्टेंस देखी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में है जो कि गुजरात में है। तो कि एक और रिस्क फैक्टर हम इसमें कह सकते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी एक ही स्टेट पे बहुत ज़्यादा है। एंड देन अगर हम इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो इसके प्लस पॉइंट में इसका जो सेक्टर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, जो कि हमारे डोमेस्टिक लेवल पे बहुत पुश किया जा रहा है। सो हमारे इंडिया में इसको बहुत ही पुश मिल रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सेक्टर को थ्रू आउट द ग्लोब पुश मिल ही रहा है। अभी जब से आपने देखा होगा कि ट्रंप जब से आए तब से US साइड में उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया जा रहा है, बट आई होप वो स्पेसिफिक टू US ही रहेगा और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट इस स्टॉक पे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मोस्टली जो भी धंधा है वो पूरा पूरा डोमेस्टिक ही है। इंडिया में ही ज़्यादातर कंपनी अपना काम करती हुई नज़र आती है, जो भी सेल आउट करती है वो इंडिया में ही मोस्टली सेल आउट करती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड प्लस पॉइंट इन टू इट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स हमें डिसेंट दिखाई देती है। साथ ही साथ अगर हम देखें जो इसकी आने वाली फ्यूचर प्लान्स हैं, सो काफ़ी अट्रैक्टिव फ्यूचर प्लान्स हैं। इसने कैपेक्स भी किया हुआ है अपना, और कैपेक्स के साथ साथ
इनके जो अदर रीजन्स हैं उसमें भी अपने आप को एक्सपेंड करने का प्लान लेके चल रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम गुजरात हो सकता है आने वाले टाइम में हमें दूसरे स्टेट्स में भी इनका एक्सिस्टेंस मिल जाए। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग, बट कंपनी रिस्की है, सो उस हिसाब से लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही इसमें करना अच्छा रहेगा। सो अभी के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि अनटिल अनलेस जब तक इसके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और वैसे भी अभी 1 फरवरी को बजट रहेगा, सो बजट के बाद हमें पिक्चर क्लियर दिखाई देगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और उसी हिसाब से हमको थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए और हमें इसमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए। सो वंस वी सी द रिजल्ट की बेसिस पे फिर हम अपना इसमें फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर जिनको लग रहा है कि मौका है और कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, सो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वो 300 के लेवल पे आसपास वो बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। बट अभी इसमें अगर किसी को इसमें और जिनके पास होल्डिंग्स हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि अभी उनको होल्ड करना चाहिए, और आने वाले टाइम में फॉर श्योर ये यहाँ से पुल बैक करेगा और वापस अपने ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करेगा। सो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, और आपको अगर किसी और कंपनी के बारे में जानना है सो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, और उसके बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस और लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।